नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन है, आपके वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें आपका समय कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे कभी ना कभी आए हुए हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? मोस्टली दे दिया जाता है, कभी विद्यालय, कभी पास पड़ोस, इस तरीके से दिया जाता है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा परिवार। जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है। अगला प्रश्न आपका, समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? मोस्टली आपने देखा होगा जब प्रश्न बनते हैं तो समस्यात्मक बालकों के ऊपर बनते हैं, तो उनको कैसे शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए। तो समस्यात्मक बालकों के बारे में पहले आप जान लीजिए वो होते कौन से हैं। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, या जो माता पिता का कहना ना मानते हों, ठीक है, या घर वाले जो गृह कार्य है वो समय से पूरा ना करने वाले हों, या विद्यालय से भागने वाले हों, या झगड़ा करने वाले हों। तो इस टाइप के जो विद्यालय बच्चे होते हैं जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, वो बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा भी है, स्किनर के द्वारा दिया गया था। चलिए जान लेते हैं इसके अन्य नाम कौन से हैं। कभी कभी प्रश्नों को घुमा देता है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ना देकर कुछ और नाम भी दे सकता है। चलिए देखते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम ये हैं आपके सामने। पहला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका ये भी नाम है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, स्किनर बॉक्स सिद्धांत, या आरएस थ्योरी, ये भी सिद्धांत इसका कहा जाता है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये विशेषता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, 11 से 14 वर्ष। आपको पता है जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी वो संवेदी प्रेषी अवस्था थी, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती थी। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरी होती थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष है। और चौथी आ जाती है आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14 वर्ष के लिए होती थी। अगला प्रश्न आपका, किस ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के द्वारा अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 16 पीएफ परीक्षण है। तो 16 पीएफ जो परीक्षण है वो एक अप्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है। और चलिए जान लेते हैं प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम, अगर बाई चांस कभी आ जाते हैं तो आपसे मिस नहीं होंगे। तो पहला प्रक्षेपी परीक्षण है वो है टीएटी परीक्षण, ठीक है, जो मरे एवं मॉर्गन ने दिया था। दूसरा है आपका रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, ये हरमन रोशा ने इसका किया था, इसको आईबीटी भी कहते हैं। और तीसरा आ जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण, एसएटी, इसको किया था लियोपोल्ड ब्लैक ने। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इजी है लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है। ये किया था थॉर्नडाइक ने और ये प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी जान लेते हैं। तो अधिगम के जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम ये हैं। पहला नाम इसका प्रयत्न एवं भूल का, ठीक है, या इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और चौथा है आपका एसआर बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट इसके नाम हैं। और 2 अन्य नाम है इसके, संबंधवाद का सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत। आप इसको नोट डाउन भी करते चलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए प्लीज़ यार। प्रश्न नंबर 9 है आपका, मध्यांक, मध्यमांक तथा बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जबकि डैश केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप नहीं है वो है प्रसार, जो प्रसार है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुक्त के द्वारा सीखी जा सकती है? ठीक है, क्रिया प्रसूत आपको दिख गया, समझ आ रहे हैं, स्किनर है। अगला प्रश्न है आपका, किसके द्वारा इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो सिगमंड फ्राइड ने ये 3 में बताए थे घटक, इदम, अहम एवं पराहम। इसको इड, ईगो और सुपर ईगो भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास का मनोसामाजिक जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने। प्रश्न अगला है आपका, मनोलैंगिक विकास में सुप्रावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो वो है आपका 6 वर्ष से किशोरावस्था तक। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किसने कहा है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, रीड में भी एक बार आ चुका है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करते चलें। तो ये वुडवर्थ ने कहा था
प्रश्न नंबर 15 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं? ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तो ये कहा था युंग के द्वारा, युंग ने कहा था इसको। ये 2017 का जो टेट था उसमें आया था प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है आपका, निषेचन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले होता है अंडाणु, वो शुक्राणु से मिलता है, फिर पेयर बनता है यानी युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा गर्भावस्था धारण होती है। प्रश्न नंबर 17 है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहल वर्ग के 3 अवस्थाएं थी, मैंने आपको बताया था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यानी परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो बाह्य कारकों द्वारा किसके द्वारा निर्धारित होती है नैतिकता? वो होती है पूर्व परंपरागत में। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 19 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र इजी है, आपको पता होना चाहिए, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते थे शैशवावस्था से किशोरावस्था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गर्भावस्था से जब शिशु का गर्भ धारण हो जाता है तब से ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है और किशोरावस्था तक चलता है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, आगमन विधि के सोपान है। तो सोपान क्या है आगमन विधि के? तो आगमन विधि के सोपान क्या है? तो आगमन विधि के सोपान है निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया ना, कर लो यार। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो देखिए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान बताया गया, लेकिन मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है प्रत्यक्षीकरण, फिर विभेदीकरण, फिर पृथक्करण और सामान्यीकरण। कभी कभी इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए बता देता है, तो आप इसको सीक्वेंस से याद कर लेना, क्रम से याद कर लेना इसको। वीडियो को लाइक भी करते चलो ना आप यार प्लीज़। प्रश्न नंबर 23 है आपका, विलयन विधि द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसे लाया जाता है? विलयन विधि के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन निषेध एवं विरोध के द्वारा लाया जाता है। और मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है शोधन विधि। इससे ही 2 ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने दोनों क्वेश्चन रख दिए इसीलिए। प्रश्न नंबर 25 है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर, जो कि जर्मनी के निवासी थे, ने किस पर प्रयोग किया था? तो वो किया था वनमानुष पर। उसका नाम क्या था? वो था सुल्तान। ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ देता है ना, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो कोहलर ने। निवासी कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। ठीक है, यहाँ पे याद नोट डाउन भी करते चलें इसको। प्रश्न नंबर 26 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित करता है? देखिए, छोटा बच्चा होगा ना, वो अपनी मूल प्रवृत्ति पर ही रहेगा। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है उसकी मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, यानी किशोरावस्था में हो जाएगा, तभी उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगर आपसे प्रश्न कभी बन जाता है कि बुद्धि का विकास किस वर्ष की आयु तक होता है, तो वो होता है सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 28, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, अनुभव के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उसको सीखना ही तो कहते हैं। जैसे नहीं बुजुर्ग लोग कहते हैं हमने अपने बाल धूप में ही नहीं सफ़ेद किए, इसका मतलब ये होता है उनके अंदर जो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अपने व्यवहार में उनको बहुत परिवर्तन आए हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपका, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। ये कई प्रकार का होता है। जब बच्चे की सीखने जो की गत होती है ना, बिल्कुल जैसे पहले तो स्टार्ट अच्छी होती है, बाद में एक समान हो जाती है, तो इसको अधिगम का पठार कहते हैं। कुछ इस तरीके से ही आपको मिलेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो ध्यान को जो केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रुचि नहीं लेंगे, आप उस चीज़ पर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, आप उस पर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आपको किसी पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे आपको इस बार आपका यूपी टेट क्वालिफाई करना है, तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा पढ़ाई में। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में, तब तक आप पढ़ाई कर नहीं पाएंगे और आपको ध्यान भी नहीं लग पाएगा। तो आप सीधी सी बात है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो है वो रुचि है।
प्रश्न नंबर 32 है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता किसे माना जाता है? तो देखिए, मनोविश्लेषणात्मक जो चिकित्सा का पिता है वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे और सिगमंड फ्राइड उनका नाम था। तो ये तीनों चीज़ें आप नोट डाउन जरूर कर लें। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर 33, किसने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? तो ये भी कहा है सिगमंड फ्राइड ने ही कहा है। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? प्रेरणा। मतलब बच्चों को जब हम मोटिवेट करेंगे ना, मोटिवेशन देंगे उनको, तो बच्चों की अपने आप ही बच्चे इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो बच्चों को रुचि उत्पन्न करना है तो प्रेरणा देनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान आकर्षित करने में किस प्रमुख कारक की भूमिका होती है? तो वो होती है उद्दीपन की तीव्रता। प्रश्न नंबर 37 है, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? ये बहुत फेमस रहा है कथन। ये किसका है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन का कथन है। वॉटसन ने कहा था, ठीक है। पहली चीज़ तो वॉटसन अगर पूछा जाए व्यवहारवादी हैं तो वॉटसन ही हैं, ठीक है, व्यवहारवाद के जनक। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। वहाँ से व्यवहारवाद और वहाँ से वॉटसन, ऐसे याद करना आप। अगला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है, तो वो कहलाती है अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है आपका, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण कहाँ होता है? तो फ्रायड के अनुसार होता है पराहम में। हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है वो पराहम में होता है, यानी सुपर ईगो में। लास्ट आज आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो भी फ्रायड ने किया। आज सिगमंड फ्रायड के तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं आपको शायद। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मैं ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेट होता है। चलिए, आप लोग देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वरना लोग देख लेते हैं पूरा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी मेहनत का कुछ तो सिला दीजिए यार। धन्यवाद।